नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज न्यूयॉर्क से जो तस्वीरें आई उन्होंने मुझे चौंका दिया, हिला दिया। ये तस्वीरें उन कब्रों की हैं जो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के सबसे वाइब्रेंट शहर में खोदी जा रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन कब्रों को खोदने वाले लोग कम हैं, न्यूयॉर्क में ताबूत कम पड़ गए हैं और मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है हर घंटे। ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि वही न्यूयॉर्क है जहां के लोग हमेशा फिट रहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़े, सबसे सक्सेसफुल, सबसे ताकतवर बिजनेसमैन का शहर है। वो न्यूयॉर्क जिसके बारे में कहा जाता है ये शहर कभी सोता नहीं, वो शहर आज मौत के आगोश पे सोया पड़ा है। लोग शॉक्ड हैं, परेशान हैं, कोई नहीं जानता इस खौफ के मंजर से कब छुटकारा मिलेगा। न्यूयॉर्क में कोरोना से मारे गए लोगों को दफन करने के लिए एक सुनसान आइलैंड की तलाश की गई। खाली पड़ी जगह में खाइयां खोदी जा रही हैं। ये अमेरिका के न्यूयॉर्क की ताज़ा तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, ड्रोन कैमरे से ली गई हैं। गौर से देखेंगे तो आपको सफ़ेद कॉफिन नजर आएंगे। ये 40 ताबूत हैं जो यहां दफन करने के लिए लाए गए हैं। क्या आपने कभी सोचा था जो न्यूयॉर्क सिटी दुनिया की शान था, अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के लिए, स्काईस्क्रेपर्स के लिए जाना जाता है, वो न्यूयॉर्क आज लाशों का शहर बना हुआ है। पूरे अमेरिका में इस वक्त कोरोना के करीब 5 लाख से ज़्यादा मरीज हैं, लेकिन इनमें 1.5 लाख से ज़्यादा पेशेंट न्यूयॉर्क के हैं। अमेरिका में 16,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें भी 7,000 से ज़्यादा मौतें सिर्फ न्यूयॉर्क में हुई है। आपको बता दूं कि अमेरिका में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 1,783 लोगों की जान गई है। सिर्फ पिछले 24 घंटे में 1,783 लोग, यानी हर घंटे में 74 लोगों की मौत हो रही है। हर 50 सेकंड में एक शख्स की जान जा रही है। दुनिया में कोरोना का हर 5वां मरीज अमेरिकी है और दुनिया में कोरोना से मरने वाला हर 5वां शख्स अमेरिकन है। न्यूयॉर्क में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 10,000 नए केसेस डिटेक्ट हुए हैं और यह ट्रेंड पिछले 7 दिन से ऐसा ही है। पिछले एक हफ्ते में 67,000 से ज्यादा केसेस सामने आए और न्यूयॉर्क में जो लोग इस बीमारी की वजह से मर रहे हैं उनका ढंग से फ्यूनरल भी नहीं हो पा रहा। जरा सोचिए, न्यूयॉर्क में जहां आमतौर पर हर हफ्ते में 24 लोगों को दफनाया जाता था, वहां एक दिन में दर्जनों लोगों को दफन किया जा रहा है। फ्रीजिंग वैन्स के जरिए लाशों को कब्रिस्तान तक लाया जाता है। आमतौर पर कब्रें खोदने का काम जेलों में बंद सजा याफ्ता कैदियों को दिया जाता था, लेकिन आज हालत यह है कि कोरोना के डर से जेलों को सील कर दिया गया है। जेलर ने कैदियों को बाहर भेजने पर पाबंदी लगा दी है। इसलिए कब्रों को खोदने का काम भी हॉस्पिटल के स्टाफ को करना पड़ रहा है। आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी संख्या में लोगों को दफनाया जा रहा है तो इनके रिलेटिव्स क्यों नहीं है, ये सुनसान क्यों है जगह? असल में हॉस्पिटल्स में लोगों की मौत हो रही है। डर के कारण बहुत से लोग अपने परिवारों की लाश तक लेने नहीं आ रहे। चूंकि लाशों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए प्रशासन ने उन लाशों को दफनाना शुरू कर दिया है जिनकी मौत हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं और कोई डेड बॉडी को क्लेम करने नहीं आया। यह हाल उस शहर का है जिसे दुनिया का सबसे हैपनिंग शहर कहा जाता है। जहां जिंदगी कभी थमती नहीं, वहां आज मौत पर रोने वाला भी कोई नहीं है। असल में न्यूयॉर्क प्रशासन ने डेड बॉडीज उठाने के लिए हफ्ते के कुछ दिन तय कर दिए हैं ताकि लाशों को बार बार ले जाने के साथ वायरस के इन्फेक्शन से बचा जा सके। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो न्यूयॉर्क के डाउनटाउन इलाके की हैं। हॉस्पिटल की मॉर्चरी में इतनी ज्यादा लाशें हुए कि उन्हें ले जाने के लिए एम्बुलेंसेस कम पड़ गई। इसलिए बड़े बड़े रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स को लाश ले जाने के काम में लगाया गया है। ये ट्रक्स पहले मीट ले जाने का काम करते थे, लेकिन अब पिछले 15 दिन से लाशें पहुंचाने में जुटे हैं। ये
रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स कोरोना से मारे गए लोगों को रिकर्स आइलैंड पर ले जा रहे हैं। वहां पहले से बड़ी बड़ी कब्रें खोदी गई हैं। इन कब्रों में छोटे सामान ढोने वाली मशीनों के जरिए लाशों को रखा जाता है और एक साथ दफन कर दिया जाता है। न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल कोरोना वायरस के पेशेंट से भरे पड़े हैं। न्यूयॉर्क में जितने डॉक्टर हैं सब के सब इन मरीजों के इलाज में जुटे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। सारे हॉस्पिटल्स को कोविड-19 के मरीजों के लिए डेडिकेट कर दिया गया है। 2 दिन पहले पूरे अमेरिका में एक दिन में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इनमें से करीब 1000 मौतें न्यूयॉर्क में हुई थी। न्यूयॉर्क में हर घंटे 41 लोगों की मौत हो रही है। हालात ऐसे हैं कि अब अमेरिका को आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की मदद लेनी पड़ रही है। न्यूयॉर्क में नेवी के एक शिप को तैनात किया गया है। इसमें उन पेशेंट्स को रखा गया है जिन्हें दूसरी बीमारियां हैं। लेकिन कुछ दिन पहले इस शिप के कैप्टन ने बताया इस जहाज में भी कोरोना के इन्फेक्शन का खतरा पड़ गया है, क्योंकि यहां भी कोरोना वायरस के केस डिटेक्ट हुए हैं जो हॉस्पिटल से आए थे। जिस न्यूयॉर्क को मैंने हमेशा बहुत प्यार किया है, मैं इसे दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत शहर मानता रहा हूं, फेवरेट सिटी है। जब जाता हूं ये शहर नया लगता है। हर बार इसकी खूबसूरती पिछली बार के मुकाबले और बेहतर लगती रही है। रात के वक्त जगमगाता शहर, पूरी दुनिया में अपनी शान पर इठलाता शहर आज कब्रिस्तान में तब्दील हो गया है। यहां मौत का सन्नाटा है, सड़कें सुनसान हैं, रंगत गायब है और इसके बाद भी न्यूयॉर्क के लोग हौसला बनाए हुए हैं। जिस तरह पूरा अमेरिका कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, जो कोरोना वॉरियर्स दिन रात मरीजों की देखभाल में जुटे हुए हैं, उनके सम्मान में शहर में लाइटिंग की गई है। बड़ी बड़ी इमारतों पर कलरफुल लाइट्स आपको दिखाई देंगी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नीली रोशनी बिखेर रहा है। आज बहुत दिन के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी थोड़ी उम्मीद जाहिर की, कहा सब ठीक हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में कोरोना अपने पीक पर पहुंच चुका है, अब इसका खतरा दिन ब दिन कम होता जाएगा। हमारे देश में कोरोना अब अपने चरम पर पहुंच चुका है और मुझे उम्मीद है कि अब ये ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा और हमने जो अपने देश के लिए कुछ कदम उठाए हैं उससे केसेस जरूर कम होंगे। कोरोना के इलाज को लेकर, इसके ट्रीटमेंट को लेकर हमें कुछ अच्छे संकेत मिले हैं। एक दवा कंपनी ने बताया कि उसे कोरोना के खिलाफ एक कारगर इलाज मिल सकता है। इसकी टेस्टिंग जल्द शुरू की जाएगी। जल्द ही क्लिनिकल ट्रायल शुरू किए जाएंगे। आपको ये बताने मुझे खुशी हो रही है कि काफी अच्छी चीजें भी हो रही हैं, लेकिन हमें देखना है कि ये कैसे काम करता है। Good things are happening, but we'll have to see how that all works out. डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहे, सच तो है कि आज अमेरिका में कोई ट्रंप की बात पर यकीन नहीं करता। मैंने जितने लोगों से बात की वो अपने प्रेसिडेंट से नाराज हैं। सब लोग कहते हैं कि ट्रंप ने शुरुआत में कोरोना वायरस को सीरियसली नहीं लिया, वो इसके खतरे को एसेस नहीं कर पाए। लोगों की सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात से है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के लोगों की जिंदगी बचाने से ज्यादा अपनी इकोनॉमी को बचाने की चिंता की। अमेरिका की मीडिया में इन सब बातों को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप की बहुत आलोचना हो रही है, लेकिन ट्रंप का अपना अंदाज है। वो आज भी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी हालात कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन लोग आज मुझे याद दिला रहे थे कि कुछ दिन पहले तो ट्रंप ने कहा था कि ईस्टर के दिन लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। आज गुड फ्राइडे के दिन पूरा अमेरिका उदास है, दुखी है, डरा हुआ है। यही हाल स्पेन का है। स्पेन की तस्वीरें देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। छोटे छोटे बच्चों की मौत कोरोना से हुई है। कोरोना से मौतों के मामले में अमेरिका के बाद स्पेन का नंबर है। स्पेन में छोटे छोटे बच्चे कोरोना का शिकार हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस 655 लोगों की जान ले चुका है। स्पेन में हर घंटे 28 लोगों की कोरोना से मौत हो रही है, यानी हर 2 मिनट में एक इंसान की सांस थम जाती है। हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी अचानक कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने शुरू हुए। हालांकि अब तक बांग्लादेश के हालात ठीक थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अचानक कोरोना वायरस के 424 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए। बांग्लादेश की सरकार की तरफ से 27 लोगों की मौत कंफर्म की गई है। हालांकि सरकार एहतियात तो बरत रही है। जिन लोगों की मौत कोरोना वायरस से हुई है उन्हें अलग कब्रिस्तान में
सरकारी कर्मचारियों की मदद से दफनाया जा रहा है। सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग के मेजर्स लेने शुरू किए हैं, लेकिन अगर बांग्लादेश में मरीजों की संख्या बढ़ती है तो माइग्रेशन शुरू हो सकता है। और आप जानते हैं कि बांग्लादेश की सरहद हमारी सरहद से लगी हुई है, इससे सरकार ने आज सतर्कता बरतनी शुरू कर दी, आदेश दिए। अमित शाह ने बीएसएफ के अफसरों के साथ भारत बांग्लादेश बॉर्डर और भारत पाकिस्तान बॉर्डर की चौकसी के इंतजाम की समीक्षा की। बॉर्डर्स को पूरी तरह सील कर दिया गया है और अफसरों को बांग्लादेश बॉर्डर पर खास तौर पर गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमाओं की सुरक्षा की समीक्षा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिशियल्स के साथ वीसी द्वारा की। उन्होंने आदेश दिया कि बॉर्डर पर सतर्कता और भी बढ़ा दी जाए, खासकर उन एरियाज में जहां फेंसिंग नहीं है और कोई भी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट अलाउ नहीं किया जाए। बॉर्डर एरियाज में जो हमारे किसान भाई बहन हैं उनको भी कोविड-19 एवं इसके रोकथाम के बारे में जागरूक करें। उन्होंने ये भी आदेश दिया कि जिला प्रशासनों के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिशियल्स कोऑर्डिनेट करें और ये इंश्योर करें कि कोई भी इनएडवर्टेंटली बॉर्डर फेंसिंग के उस पार ना जाए। हमारी सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है, एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन आपको एक बात सोचनी है। क्या आप चाहते हैं कि हमारे शहर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, न्यूयॉर्क की तरह हो जाएं? क्या आप चाहते हैं कि हमारे देश में स्पेन की तरह मरीजों की संख्या बढ़े, लाशें उठाने वाला कोई ना हो? क्योंकि हमारे यहां भी संख्या लगातार बढ़ रही है, सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना पॉजिटिव लोग का नंबर 7,000 के करीब है। पिछले 24 घंटे में 678 नए केसेस हमारे देश में सामने आए हैं। 32 लोगों की मौत हुई है। अब तक कोरोना वायरस हमारे देश में 200 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। फिगर्स के लिहाज से भारत इस मामले में 8वें नंबर पर है, लेकिन अमेरिका की तस्वीरें आपने देखी हैं, स्पेन की तस्वीरें देखी हैं, ईरान की हाल देखे हैं और चीन की हालत देखी है। इन देशों में जब कोरोना के मरीजों की फिगर 6,000 पर पहुंची थी तो 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। हमारे यहां ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि सिचुएशन आगे नहीं बिगड़ेगी। जिस रफ्तार से अब कोरोना के केसेस की संख्या बढ़ रही है, अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो फिर हालत खराब हो सकती है। आज पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने तो डरा दिया। उनकी बात सुनेंगे तो आपको शायद यकीन ही नहीं होगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर हैं, जिम्मेदार हैं। उन्होंने कुछ एक्सपर्ट से बात की और कहा कि एक्सपर्ट ने उनसे कहा है कि भारत में पूरी आबादी के 80% लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ सकते हैं। यानी 130 करोड़ लोगों के 80% लोग। आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या। First, look at the global situation. I mean, look at America. It's nearly 500,000 people who got infected with corona. Look at the way it's gone through UK, through Germany, through Spain, through Switzerland, countries which you never imagined they were so meticulous in their medical handling. Austria, Germany, Italy, Switzerland, they are also down. Italy is, I don't know how many thousands and thousands have died. So is Spain. And it's coming this way, and one has to keep that at the back of your mind. So the figures that are being given by Indian scientists and medical practitioners are 80 to 85% of India will go down with this disease. Now, if those figures are correct, then they are horrendous figures, and therefore governments have to look at those figures when you take a decision. We are not doctors, we are not scientists, but whatever we are told by the faculty and also by the science faculty, then we have to go by that. कैप्टन ने जो बात कही वो डराने वाली है, परेशान करने वाली है। हालांकि उनको खुद भी उस पर यकीन नहीं है, लेकिन हमारा देश इतना बड़ा है, 80% छोड़ दीजिए, 8% लोग भी अगर वायरस से ग्रस्त हुए तो क्या हाल होगा। लेकिन एक बात कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सही कही कि इस वायरस के सामने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और स्पेन जैसे ताकतवर मुल्क हार चुके हैं। इन देशों का हेल्थ सिस्टम हमसे कई गुना बेहतर है।
अगर ये देश भी कोरोना को नहीं रोक पाए तो हमारे देश का क्या होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह शुरू से ही प्रिकॉशन ले रहे हैं। उन्होंने पंजाब में कर्फ्यू 1 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। कल उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने भी पूरे प्रदेश में लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला कर दिया था। ये इस बात का संकेत भी है कि जब प्रधानमंत्री कल चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग करेंगे, कोरोना वायरस का असेसमेंट करेंगे, इससे खतरे में आए लोगों के नंबर्स की बात करेंगे, तो ज्यादातर मुख्यमंत्री यही कहेंगे कि लॉकडाउन को और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कोई चीफ मिनिस्टर नहीं चाहता कि उसके स्टेट का बॉर्डर खुले, दूसरे राज्यों से लोग वहां आ जाएं, मुश्किलात और बढ़ जाएं। लोगों की जिंदगी बचाने के लिए इस तरह के एहतियात बहुत जरूरी है। लेकिन मेरा कहना है कि डरने से या डराने से काम नहीं चलेगा। हौसला रखना होगा, एक साथ मिलकर लड़ना होगा। हाँ, यह बात सही है कि अगर एक भी आदमी गड़बड़ करता है, एक भी आदमी लापरवाही करता है, एक भी आदमी कोरोना का कैरियर बनता है, तो इसकी कीमत हजारों लाखों लोगों को चुकानी पड़ती है। मुझे लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की चिंता इसी बात को लेकर है, क्योंकि पंजाब के कोरोना केसेस का नंबर सिर्फ 37 है, लेकिन इनमें से 32 केसेस सिर्फ एक गांव में मिले, यानी 33 में से 32 केसेस एक गांव के, और इन सभी 32 लोगों को कोरोना का वायरस सिर्फ एक इंसान से मिला। खतरा समझ लीजिए। पंजाब का जवाहरपुर है, इस गांव का नाम है जवाहरपुर। पिछले 6 दिन में कुल 32 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। 4 अप्रैल को जवाहरपुर गांव से कोरोना का पहला केस मिला था। 43 साल का मलकी सिंह कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, लेकिन जब तक मलकी सिंह का टेस्ट होता, रिपोर्ट आती, तब तक वो कोरोना वायरस 29 से ज्यादा लोगों में पहुंचा चुका था। सरकार ने मलकी सिंह के संपर्क में आए गांव के सरपंच समेत 29 घरों के लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया। इसके बाद जब सबके टेस्ट हुए तो कुल 32 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब प्रशासन ने गांव के 3 किलोमीटर के एरिया को बफर जोन डिक्लेयर कर दिया है। आसपास के 3 गांव भी सील कर दिए गए हैं। पूरे गांव को सैनिटाइज कर दिया गया है। एक मरीज, कोरोना का एक पेशेंट कितना नुकसान कर सकता है, यह आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मुश्किल यह है कि इस तरह समाज को मुसीबत में डालने वाले हर जगह हैं। पंजाब का उदाहरण मैंने आपको दिया। इसी तरह कोरोना वायरस का एक सुपर स्प्रेडर बिहार के सीवान में मिला। बिहार में इस वक्त कोरोना के 60 मरीज हैं। आपको हैरानी होगी, सीवान में सिर्फ एक शख्स की वजह से 23 लोगों में कोरोना इंफेक्शन फैल गया। एक पूरा गांव कोरोना वायरस की चपेट में आ गया। यानी बिहार में कोरोना के 1/3 से ज्यादा केसेस सिर्फ एक शख्स की वजह से हैं। और इस शख्स की गलती यह थी कि उसने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई, क्वारंटीन प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। बिहार के सीवान के पंजवार गांव का रहने वाला ये शख्स ओमान से लौटा था। लौटने के बाद ये सब लोगों से मिला, गांव के लोगों के बीच गया। नतीजा ये हुआ कि पूरा गांव कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया। इस आदमी ने खुद अपने परिवार के 7 में से 6 लोगों को कोरोना का वायरस दे दिया। अब पुलिस और लोकल प्रशासन उन सभी लोगों को ट्रेस कर रहे हैं जो इस शख्स के कांटेक्ट में आए थे। फिलहाल 120 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। पूरा इलाका सील हो चुका है। 3 किलोमीटर के दायरे में प्रॉपर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। उसके घर के आसपास उसका एक एक्सटेंडेड फैमिली भी है। तो जिस दिन इसकी फैमिली को हम लोगों ने यहाँ बुलाया था, तो उसके जो एक्सटेंडेड फैमिली, जो हम लोग लग रहा था, ये मुखिया द्वारा रिपोर्टेड था कि सर इन लोगों को भी बगल कर दिया जाए। तो हम लोगों ने उसको पंचायत लेवल के पंचायत सरकार भवन में सोशल आइसोलेशन या उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंसिंग के तहत उसको रखा। तो जब पॉजिटिव आया तो फिर हम लोगों ने वहाँ से भी लोगों को पिक किया, जस्ट एक सस्पेक्ट के तहत कि भाई एसिम्प्टोमेटिक तो ऑब्वियसली है ही, और पॉजिटिव आया तो हम लोगों को लगा कि उसकी भी जांच करा लेना ठीक है। तो तब उसने जब फ्रीली ये सब बताया कि मतलब हाँ ये सब बगल में रहते थे। अब ऐसे तो देखा जाए, आज भी जो 2 लोग आए हैं जो उसके साथ बैठते थे कहीं पे, वो तो उसकी फैमिली से कहीं भी रिलेटेड है, लेकिन वो जगह इतनी कंजस्टेड है कि उससे हम लोगों को ज़्यादा शक हुआ और हम लोगों ने कॉम्बिंग एक्सरसाइज चालू की। कितने लोग हो सकते हैं पॉसिबल कॉन्टैक्ट्स, ये सारे ही 200 मीटर के अंदर मिले हैं। थोड़े दिन पहले तक कहा जा रहा था कि बिहार कोरोना के इस
कहर से बचा हुआ है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई ये आप देख रहे हैं। एक व्यक्ति ने पूरे के पूरे परिवार को और परिवार के जानने वाले सारे लोगों को इन्फेक्ट कर दिया। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने बिहार के डीजीपी से पूछा, ये क्या मामला है? गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में है, लेकिन बिहार सरकार और पुलिस इस वायरस को कंटेन करने के लिए कोशिश तो कर रही है। एक ही आदमी किस तरह से पूरे बड़े पैमाने पर स्प्रेड कर सकता है इसको, इसका एक उदाहरण सिवान है और इसके पहले मुंगेर का एक शख्स था। ये बात दुनिया में छुपी हुई है, सब लोगों को मालूम है कि संक्रामक बीमारी है ये हिंदू देखती है, ना मुसलमान देखती है, ना जात देखती है, ना मजहब देखती है, ना हिंदुस्तानी है कि पाकिस्तानी है कि जापानी है कि मराठी है कि गुजराती हैं कि आप इंग्लैंड के हैं कि स्पेन के हैं। बड़े बड़े मुल्क ढह गए। आज इंग्लैंड में 900 आदमी एक दिन मर रहे हैं, 1.5 लाख से अधिक। न्यूयॉर्क में लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। सर क्या तैयारियां हैं वहाँ? वुहान में एक थोड़ी सी चिंता वाली बात है कि ज़्यादा लोग मिल गए हैं, 29 लोग मिल गए हैं एक ही परिवार के और उसके बाहर भी, क्योंकि एक आदमी दुबई से भी आया, उसमें भी कोरोना पॉजिटिव के लक्षण हैं। तो वो पूरी तरह से वहाँ उस इलाके को कर्फ्यू की स्थिति है। हम लोगों ने बाहर से फोर्स भेजा है सिवान में और बेगूसराय में। जवान भेजे गए? हाँ भेजे गए हैं और सबको पूरी तरह से कर्फ्यू की स्थिति है, कोई घर से निकल नहीं। मैं आपको ऐसे केसेस दिखा रहा हूं जो एक आदमी से फैले। राजस्थान के जैसलमेर का केस देखिए। एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने 18 लोगों को इन्फेक्ट कर दिया। कोरोना को कम्युनिटी में फैलाने का खतरा बढ़ा दिया। असल में यारू खान नाम का शख्स पोखरण में टैक्सी ड्राइवर है। पोखरण आप जानते हैं वो जगह है जहां पर भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में। इस पोखरण में कुछ दिन पहले ये ड्राइवर तबलीगी जमात के लोग के कांटेक्ट में आया। पोखरण में तबलीगी जमात के ग्रुप के लोगों की मेज़बानी की। चूंकि लॉकडाउन है इसलिए यारू खान तबलीगी जमात के लोगों को एक एम्बुलेंस में बिठाकर जोधपुर और बीकानेर भी ले गया। पुलिस ने जब तबलीगी जमात के लोगों को ट्रेस करना शुरू किया तो पता चला कि जो लोग मरकज के लोगों के कांटेक्ट में आए थे उनमें कोरोना के सिम्टम दिखने लगे हैं। सबसे पहले यारू खान को ही कोरोना के इन्फेक्शन का पता चला। इससे अगले ही दिन कोरोना के 13 नए पेशेंट सामने आए। कल 5 और लोग ऐसे थे जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जब जांच हुई तो पता चला कि सारे लोगों को इन्फेक्शन यारू खान की वजह से हुआ। अब यारू खान के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। यारू खान का ऐसा है कि हमने जब पॉजिटिव लोगों की कांटेक्ट हिस्ट्री को सारा स्टडी किया था तो जो फर्स्ट डे एक हमारा पॉजिटिव केस आया था तो इसके परिवारजन में ही थे। जब इनका टेस्ट कराया गया तो ये खुद तो हालांकि नेगेटिव आया, बट जांच में हमने ये पाया कि लॉकडाउन के दौरान जो निज़ामुद्दीन से कुछ लोग आए थे उनकी मूवमेंट यारू खान के द्वारा एम्बुलेंस के जरिए की गई थी, क्योंकि एम्बुलेंस कहीं रुकती नहीं है और कंफर्टेबल हो जाता है। तो उसको हमने इसको नेग्लिजेंस की कैटेगरी में लेते हुए और फैक्ट हाइड करना और लॉकडाउन की पालना नहीं करने में उसके खिलाफ हमने FIR दर्ज की है। हम लोग कंटिन्यूसली उनकी लिस्टिंग कर रहे हैं जो लोग संपर्क में आए हैं और उनके टेस्ट भी भेज रहे हैं और जिन जिन लोगों को हम समझ रहे थे उन्हीं में से ही पॉजिटिव आ रहे हैं। कोई ऐसे नया कोई इंडिविजुअल अलग केस कुछ नहीं है, वो जो मिले हैं उनके थ्रू ही आ रहे हैं। कोरोना वायरस को खतरनाक इसीलिए माना जाता है कि एक आदमी कई लोगों को चपेट में ले लेता है, पता भी नहीं चलता। राजस्थान पुलिस को कोटा में भी एक और ऐसा केस मिला। एक और ड्राइवर जिसने कोटा में 9 लोगों को वायरस से इन्फेक्ट कर दिया। पता चला कि ड्राइवर 15 मार्च को भीलवाड़ा गया था। वहां से 2 अप्रैल की सुबह जयपुर पहुंचा और जयपुर से अपने कुछ साथियों के साथ 16 तबलीगी जमात के लोगों को कोटा ले आया। हैरानी की बात यह कि जिस परमिशन लेटर के जरिए इस ड्राइवर ने ट्रैवल किया था वो फर्जी था। 4 अप्रैल को इस ड्राइवर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और कोटा के जिस इलाके में ड्राइवर का घर है उसके आसपास के 8 लोगों को भी कोरोना का इन्फेक्शन हो गया। अब पूरे इलाके को सील करके आसपास के 5 थाना एरियाज में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वैसे अभी तक कोटा में कोरोना वायरस के 18 पॉजिटिव केस हैं और इनमें से 9 लोग सिर्फ एक ड्राइवर की वजह से बीमार हुए। क्योंकि ड्राइवर ने जिन लोगों के कांटेक्ट में आया उनकी ट्रेसिंग जारी है, इसलिए यह फिगर बढ़ सकती है। हरियाणा के दादरी में एक शख्स की वजह से सैकड़ों लोगों को इन्फेक्ट होने का खतरा पैदा हो गया है। मामला दादरी के हिंडौल गांव का है। पता चला कि रहमान नाम का शख्स 20 मार्च को दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से लौटा था, लेकिन इसने यह बात गांव वालों को नहीं बताई।
अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई और पूरे गांव में घूमता रहा। गांव के लोगों के साथ हुक्का भी गुड़गुड़ाया, आस पड़ोस के घरों में जाकर चाय नाश्ता भी किया, गांव के कई लोग के साथ गले मिला। अब पता चला ये शख्स आसपास के 3 और गांवों में भी गया था और वहां भी कई लोगों के कांटेक्ट में आया और अब मालूम पड़ा कि यह शख्स कोरोना पॉजिटिव है। अब इस शख्स ने बताया कि वो निजामुद्दीन मरकज में गया था। इस व्यक्ति की रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने पूरे इलाके को सील कर दिया। अभी तक रहमान के 72 कॉन्टैक्ट ट्रेस हो चुके हैं और कुल मिलाकर ऐसे 638 लोगों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। गांव वाले परेशान हैं, डरे हुए हैं कि कहीं उन्हें भी कोरोना पॉजिटिव ना मिल जाए। मैंने आपको इतने मामले दिखाए, ऐसे और भी केसेस हैं। दिल्ली में से मामले सामने आए हैं, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में यही हुआ है। लोगों ने ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई और कोरोना का वायरस अपने परिवार वालों को, अपने पड़ोसियों को, अपने गांव वालों को बांट दिया। इसीलिए आज सरकार ने एक बार फिर लोगों को चेताया, कहा अगर एक भी व्यक्ति गड़बड़ी करेगा तो कीमत पूरा देश, पूरा समाज चुकाएगा, क्योंकि एक शख्स कोरोना बम का काम कर सकता है। इसलिए अगर कोरोना के सिम्टम्स हैं तो छुपाएं नहीं। फॉर अस इट इज ए कॉज ऑफ कंसर्न कि अगर देश में केसेस बढ़ रहे हैं, हम सबको ये समझना होगा कि ये इन्फेक्शियस डिजीज इज लाइक ए चेन रिएक्शन। एक आदमी से 2 को होगा, 4 को होगा, वो 4 और 4 लोगों को फैलाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने के लिए क्या कार्य करना है। उससे लिंक्ड ही इशू है कि वाइल वी शुड रिमेन कंसर्न कि हमारे केसेस बढ़ रहे हैं, हमें ये कंसर्न ये भी होना चाहिए कि क्या हम सोशल डिस्टेंसिंग का उस रिक्वायर्ड इंटेंसिटी के साथ अमल कर रहे हैं कि केसेस हमारे ना फैलें और हम हर तरीके से चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ पाएं। ये बहुत जरूरी है हमारी। ये तो फिर से बताने की जरूरत नहीं कि कोरोना का कोई इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। इसकी तलाश हो रही है, लेकिन मिलते मिलते भी कई महीने लग जाएंगे। आज की तारीख में एक ही इलाज है, सावधान रहिए। ये आपने देखा है कि एक आदमी 600, 700, 800, 1000 लोगों को ये कोरोना का वायरस फैला सकता है। तो करना क्या है? लॉकडाउन का पालन करना है, घर पे रहना है, दूरी बना के रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग को गंभीरता से लेना है। कितने सारे उदाहरण मैंने दिखाए आपको। एक शख्स की गलती पूरे परिवार को, पूरे गांव को, पूरे समाज को भारी पड़ गई। इसलिए सावधान रहना जरूरी है। और जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे, उनकी जानकारी अब आप पुलिस को दीजिए। प्रार्थना निवेदन बहुत हो गया, समझाने का काम बहुत हो गया, अब एक्शन की जरूरत है। उसके बगैर काम नहीं चलेगा, क्योंकि आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आज भी मेरे पास खबरें आई हैं लापरवाही की। आज जुमे की नमाज के वक्त लापरवाही कई जगह पर दिखाई दी। मौलाना और मौलवी इस बात को कह चुके हैं कि कोरोना के खतरे को देखते हुए इस वक्त मिल करके नमाज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं कहूँगा कि देश में ज़्यादातर जगह पर लोग इसका पालन भी कर रहे हैं। लेकिन अब भी कई जगह ऐसी है जहां लोग मौका मिलते ही नमाज पढ़ने मस्जिद पहुंच जाते हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद की है। आज जुमा है और मुर्शिदाबाद की गोपीपुर मस्जिद में काफ़ी लोग नमाज अता करने के लिए पहुंच गए। अब देखिए मस्जिद में कितनी भीड़ है, ना लॉकडाउन का पालन, ना सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह। अब जैसे पुलिस को इस मस्जिद में लोगों के इकट्ठा होने की खबर मिली, वो फौरन वहां पहुंची और मौलवी की मदद से लोगों को समझा बुझाकर यहां से निकाला। साथ ही मस्जिद के इमाम को हिदायत दी कि अगर अगली बार ऐसा हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी ये लोग थे तो अभी इन लोगों से भी फिर बात हुई तो लोगों ने कोऑपरेट किया, लोग मान गए और लोग फिर तुरंत जैसे बात समझे, लोगों ने सिचुएशन को समझा, तुरंत निकल गए। इमाम ने भी हेल्प किया। आगे से भी बात इनको बोल कर रखेंगे कि आगे से इस तरह की फिर से कोई बात मतलब फिर दोबारा रिपीट ना हो। लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कमलनाथ की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से जो तस्वीरें आई वो भी मुर्शिदाबाद जैसी है। यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की तादाद सैकड़ों में तो नहीं थी, लेकिन फिर भी
जुमे की नमाज पढ़ने के लिए 40-50 लोग मस्जिद में जुटे। गांव के सरपंच भी इनमें शामिल थे। मैंने कल ही कहा था कि अपील का वक्त निकल चुका है, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। एक्शन कई जगह शुरू भी हुआ है। पुलिस ने छिंदवाड़ा में मस्जिद में नमाज पढ़ रहे लोगों के खिलाफ सख्त दफाओं में केस दायर किया। मध्य प्रदेश के ही सागर में लोग मिलकर के नमाज पढ़ते दिखाई दिए। मामला सागर के अंबेडकर वार्ड का है। यहां पर घर की छत पर 1 दर्जन से ज्यादा लोग एक साथ नमाज पढ़ रहे थे। लोकल लोगों ने जानकारी पुलिस को दी। कांस्टेबल आए, उन्होंने सामूहिक नमाज पढ़ रहे लोगों को समझा बुझा कर घर भेजा। आज भोपाल की पुलिस ने तबलीगी जमातों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 87 लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर किया। इनमें से 64 फॉरेनर्स और 10 हमारे मुल्क के रहने वाले तबलीगी जमात के मेंबर हैं। इसके अलावा इनकी मदद करने वाले 13 लोगों पर भी एफआईआर की गई। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मना करने के बावजूद जो लोग सामूहिक तौर पर नमाज पढ़ेंगे, जो तबलीगी जमात के लोगों को छुपाने में मदद करेंगे, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बार बार अपील करने के बाद भी अगर कुछ लोग नहीं मानते तो इसके अलावा क्या रास्ता है कि कार्रवाई की जाए, और इसलिए कार्रवाई की गई। जमात के कई लोगों ने जो संक्रमण छुपाया, उससे प्रदेश के कई जिलों में यह संक्रमण पहुंच गया। ये केवल खुद की जिंदगी का सवाल नहीं है, अपनी जान को खतरे में डाल ही रहे, दूसरों की जिंदगी से भी खेल रहे हैं। दूसरों की जिंदगी से खेलने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी, इसलिए सख्त कार्रवाई होगी। और इसलिए आज जहां ऐसी घटनाएं हुई है वहां एफआईआर भी हुई है और लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। और मैं चेतावनी देता हूं, कोई भी हो, अगर सरकार ने जिन चीजों पर प्रतिबंध लगाया है उनको तोड़ा, इकट्ठे सामूहिक रूप से हुए, तो वो बख्शे नहीं जाएंगे। ये उनके भी हित में और जनता के भी हित में है। कल मैंने आपको सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल दिया था, कैसे वहां पर मस्जिदें बंद हैं, लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा रहे। लेकिन हमारे यहाँ कुछ एग्जाम्पल जरूर मिल रहे हैं कहीं ना कहीं, और जहां ऐसा हो रहा है वहां पर एक्शन भी हो रहा है। आज यूपी के ग्रेटर नोएडा में नमाज पढ़ने जा रहे 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को खबर मिली कि कोलोना गांव में कुछ लोग इकट्ठे होकर मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा मस्जिद के अंदर 20-25 लोग बैठे हैं और नमाज पढ़ने की तैयारी हो रही है। इसी के बाद पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया, बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, पूरे देश में मुसलमान भाई बहन लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, अपने घरों में हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लापरवाही कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। मैं तो कहूंगा कि एक्शन उन लोगों के खिलाफ भी होना चाहिए जिन लोगों ने तमाम अपीलों के बाद, समझाने बुझाने के बाद भी कल रात शब बारात के मौके पर घरों से निकलने की जहमत की। बाय एंड लार्ज लोग घर से नहीं निकले, लेकिन कुछ जगहों पर तो यह हुआ। बिहार से जो तस्वीरें आई वो परेशान करने वाली थी। भागलपुर में लॉकडाउन का पालन करवाने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ। कल शब बारात के मौके पर मुस्लिम समाज के लोग कब्रिस्तान में जाकर फातिहा पढ़ते हैं। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से लोगों से अपील की गई थी कि वो घर से बाहर ना निकले और घर पर इबादत करें। मौलानों ने, मौलवियों ने बार बार कहा था कि घर पर रहकर इबादत करनी है, लेकिन भागलपुर के हबीबपुर में लोग कब्रिस्तान में जमा हो गए। जब पुलिस ने समझाने की कोशिश की तो लोगों ने पुलिस पर हमला किया, पत्थरबाजी की। इस हमले में होम गार्ड का एक जवान घायल हो गया। हमले की खबर के बाद करीब आधा दर्जन थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। जिला शांति समिति और मुहर्रम कमेटी से जुड़े लोग भी वहां पहुंचे। पुलिस इलाके में फ्लैग मार्च किया और लोगों को घरों में रहने की अपील की। मस्जिदों से भी इसका ऐलान किया गया, तब जाकर लोग माने और अपने घर गए। 99% 5 पॉइंट आदमी प्रशासन के बात को ओबे किया है। एक आध बददिमाग जाहिल आदमी कुछ तुतु में हो गया, लेकिन जितनी हवा उड़ी उतनी बात हुई, वैसी कोई बात नहीं है। 10 मिनट के अंदर सब शांत हो गया। सारे प्रशासन आ गए, हमारे सिटी एसपी साहब आ गए, हर जगह थाने के लोग आ गए और
सभी को आने में बहुत हार्डली 25 से 30 मिनट में सब लोग यहाँ हाजिर हो गए। बोलिए कोई तनाव जैसी कोई बात? ना कोई तनाव नहीं। मामला बहुत ज़्यादा मामला नहीं था। लड़के बच्चे आए थे, वो मोमबत्ती जलाने के लिए मना किया तो कुछ बच्चों ने रिएक्ट कर गया। शिकायत तो मिली कि पथराव बच्चों ने किया है, कोई गोली फायर नहीं बरामद हुआ। तो हम देखते हैं, पता करते हैं और क्या मामला है। तो मामला को शांत कराएं, विधि व्यवस्था सामान्य है और जो भी पथराव किए हैं या फायर किए हैं लोग जाँच करेंगे, जो दोषी होंगे तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। जो लोग शब बारात के मौके पर घरों से बाहर निकले, पुलिस पर हमला किया, उनका इलाज तो पुलिस करेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सब जगह ऐसे हालात नहीं है। देश भर में तो हमने देखा कि तबलीगी जमात के लोग लापरवाही की वजह से, छुपाने की वजह से, गलती करने की वजह से कोरोना के मामले बढ़े, कोरोना पूरे देश में फैला। लेकिन यह भी सच है कि तबलीगी जमात के सारे लोग ऐसे नहीं हैं। कई लोग ऐसे हैं जो आइसोलेशन में अच्छी तरह पेश आए, डॉक्टर से, नर्सों के साथ अच्छा व्यवहार किया। आज जम्मू कश्मीर के मेंढर से इसी तरह की तस्वीरें आई, सुकून देने वाली तस्वीरें हैं। मेंढर में तबलीगी जमात के 11 लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। पिछले 14 दिन से आराम से आइसोलेशन में थे, लेकिन आज जब ये बाहर निकले तो पुलिस वालों ने लाइन में खड़े होकर इनके लिए तालियां बजाई। पुलिस वालों ने कहा जिस तरह का बर्ताव इन लोगों ने किया, जैसा डिसिप्लिन उन्होंने दिखाया, अब घर पर भी उनको वही दोहराना। घर में रहना है थोड़े दिन, बोला डॉक्टर साहब ने, थोड़ा बल से पीछे रहना है। घर में कितने दिन ऑपरेशन किया, अच्छा खाना मिला, सारा कुछ अच्छा हुआ। बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि हम अपने टेस्ट हमारा जो नेगेटिव आया उससे हमारे जो हमारे ऊपर जो लेबल था, जो हमें अपने हम सेटिस्फेक्शन के लिए हमें ठीक महसूस हम लोगों से हमारी ये अपील है कि भाई वो अपनी जो है सेहत का ख्याल रखें अपने घरों के अंदर, जैसे हमारे डॉक्टर साहिबान और हमारी हुकूमत जो चाहती है उसके मुताबिक वो अपने अपने घरों के अंदर रहें। 14 दिन आज पूरे हो गए हमें कल, तो हम सब सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। सब खाना पीना इधर सब स्टाफ अच्छा था, हमारे साथ अच्छा बिहेव किया सब ने और हमने भी किया। आज 14 दिन के बाद जा रहे हैं। डॉक्टरों ने सब जितने भी पूरा स्टाफ है डिस्चार्ज लेके आज तक जो भी है हमारे साथ बहुत अच्छा गुजरा, अच्छे दिन से रहे। कुछ में अभी तक कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया और कुछ लोग जो कि हमने सेकंड कांटेक्ट थे या फिर प्राइमरी कांटेक्ट, सेकेंडरी या प्राइमरी कांटेक्ट जो कि कंफर्म केस थे राजौरी या श्रीनगर के, उनको या फिर दूसरे लोग जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री थी उनको जो है कुछ लोगों को क्वारंटाइन में रखा था और उनमें से जो हमारे 11 लोग थे उनके 14 डेज भी कंप्लीट हो गए थे। उसके साथ साथ क्योंकि उनके टेस्ट भी नेगेटिव आ चुके थे तो उनको आज यहाँ से डिस्चार्ज किया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से अभी तक लोगों का कॉपरेशन मिला है, आगे भी इसी टाइप से कॉपरेशन मिलेगा ताकि हम अपने डिस्ट्रिक्ट पुंछ को कोरोना फ्री रख सकें। कुछ लोग अभी भी जो हमारा बीजी और टीकेजी में दोनों तरफ से नाका हमारा लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग कई बार पैदल चलकर अंदर आते हैं, तो उसमें हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि उनको भी क्वारंटाइन में डाला जा सके। जो लोग आज भी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपा रहे हैं, क्वारंटाइन से डर रहे हैं, उन्हें कश्मीर के इन स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए। दरअसल श्रीनगर से देश के अलग अलग जगहों से कुछ छात्र आए थे, कुछ स्टूडेंट्स को ईरान से इवैक्यूएट किया गया था। इन सबको एहतियातन 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा गया था, लेकिन आज जब 14 दिन पूरे हुए, ये स्टूडेंट्स बाहर आए तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट के एफर्ट को सराहा। इन छात्रों ने उन सभी लोगों से बाहर आने की अपील की जो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपा रहे हैं। कहा डरने की कोई ज़रूरत नहीं, सरकार पूरी मदद कर रही है, पूरा कोऑपरेट कर रही है, हमारा ध्यान रख रही है। हम यहाँ आए, नॉर्मली खाया पिया, हम लोग तो हॉस्टल में भी रह चुके हैं। इट वाज सेम, इनफैक्ट हॉस्टल में तो हमें बहुत प्रेशर रहता है पढ़ाई का, ये करने वो कर, यहाँ कुछ प्रेशर नहीं था, खाना भी बाहर से ही आता था। इट वाज गुड, एवरीथिंग लाइक जितना इतना ज़्यादा वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड में इतना प्रॉब्लम हो रहा है इस बार, अगर कोई नहीं समझ रहा है कि हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, इट्स वेरी वेरी फेटल फॉर होल ऑफ आवर सोसाइटी। मुझे लगता है एक छोटे छोटे स्टेप्स जो हमें लेने चाहिए वही है जो इस वक्त पूरी दुनिया को
बचा सकते हैं। ये कोई एक ऐसी चीज़ नहीं कि बाहर कोई रायट हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, पॉलिटिकल इश्यूज़ है कि हम इस चीज़ पे लड़ने लग जाए कि मुझे क्वारंटीन में नहीं जाना है, मुझे अकेले नहीं रहना है। ऐसा कुछ भी नहीं, ये सबकी अपनी अपनी सेफ्टी के लिए। इसमें हिस्ट्री छुपाना ये कोई ऑप्शन, ये कोई सेंस वाली बात ही नहीं है। कोई बोल रहा था कि हम आपको 14 दिन बंद रखेंगे, हमको डरा रहे थे, मगर वैसे तो कुछ नहीं है। यहाँ तो बहुत फैसिलिटी ठीक है, खाना पीना भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। अब बहुत अच्छे से हम रहे, खाना पीना सब कुछ टाइम पे। 14 days अच्छा रहा, मतलब इट वाज नॉट टू बैड, इट वाज नॉट परफेक्ट बट इट वाज नॉट बैड। वी कुड सी कि गवर्नमेंट कितना ट्राई कर रहा है सब परफेक्ट बनाने के लिए। द तहसीलदार केम ऑलमोस्ट thrice 4 times he came, the nodal officer stayed here for the whole day, the doctors were here, नाइट ड्यूटी पे डॉक्टर होता था, तो एवरीथिंग वाज, they were trying to make everything perfect। जिसकी भी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है और वो घर में छुपा है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो बाहर आके मेडिकल चेकअप कराए, वो उनके लिए भी और उनके फैमिली और लोकलिटी के लिए भी ठीक है। इसी तरह हैदराबाद के चार मीनार इलाके में मौजूद यूनानी निजामिया हॉस्पिटल से आज तकरीबन 200 तबलीगी जमात के लोगों को छुट्टी दी गई। ये तबलीग जमात के वो लोग थे जो दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से लौट कर आए थे। कुल 206 लोग थे, जिनमें से 6 की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हालांकि एहतियात के तौर पर बाकी सभी लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया था। आज आइसोलेशन से निकलने के बाद मौलाना और जमाती सामने आए। उन्होंने डॉक्टर्स का, नर्सेस का शुक्रिया अदा किया। जमात के लोगों ने कहा कि उनकी काफ़ी अच्छे तरीके से देखभाल की गई, पुलिस और प्रशासन ने पूरा सपोर्ट किया। वैसे अभी लोगों को 23 अप्रैल तक अपने घरों में ही आइसोलेशन में रहना होगा। तो आज सारे 200 से ज़्यादा लोगों को जिनके नेगेटिव आए थे सबको यहाँ से छोड़ दिए और अल्हम्दुलिल्लाह सब वापस घरों को जा रहे हैं। अल्लाह का एहसान है। वैसे जो बात चली हुई है चारों तरफ पे कि जो है जिधर निज़ामुद्दीन जाके आने वाले मोस्टली अफेक्टेड है, ऐसा नहीं है। एहतियात के तौर पर तेलंगाना गवर्नमेंट लेके आई, काफ़ी अच्छी सहूलतें दिए वो लोग, खाने के एतबार से, पानी के एतबार से। थोड़ी बहुत मुश्किलें हुई लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा केयर हुआ। पुलिस का निज़ाम भी अच्छा था और अंदर हमारे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं हुई। बहुत अच्छा, ऐसा गेस्ट के जैसा रखे। तो इसलिए जो है सारे लोग खुश भी हैं। अंदर नमाज़ों का एहतमाम होते रहा, अलग अलग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में, और इबादतें भी होती रही। ऐसा भी हुआ कि एक एक कुरान एक एक कमरे में ख़त्म हुई। बहुत मांगा गया सारा वायरस ख़त्म होने के लिए। हर मुसलमान हो, गैर हो, जितने भी हो, हमारे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, सिख भाई जितने हैं, सब परेशान हैं पूरी दुनिया में। तो ये परेशानी से निकलने के लिए बहुत दुआएं इस बिल्डिंग के अंदर में 4 दिन, ये 8 दिन के अंदर में हुई है। अल्लाह की रात से उम्मीद है इंशाल्लाह ये वायरस ख़त्म भी होगा। सबके सब कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे यहाँ रहें। यहाँ तकरीबन 75 फॉरेनर्स भी हैं, वो फॉरेनर्स का भी काफ़ी ख्याल किया गया, उनको जो है खाना पहुँचाया गया, फ्रूट्स पहुँचाया गया। जो लोग अभी भी छुपे हुए हैं, इनकी बात सुन के समझ जाए। मैंने आपको दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति की गलती से पूरे इलाके में कोरोना फैलता है। ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिखाया कि कोरोना के बाद छुपाने का खुद को, फैमिली को, पूरे समाज को कितना नुकसान होता है। और ये भी दिखाया कि जिन लोगों ने कोरोना के सिम्टम दिखने पर प्रशासन से संपर्क किया, खुद को क्वारंटाइन किया, हॉस्पिटल में रहे, डॉक्टर की बात मानी, नर्सेस की बात मानी, वो ठीक हो गए और कोरोना का वायरस दूसरों को फैलने से बचा लिया। अब सरकार, पुलिस, डॉक्टर, नर्स इससे ज्यादा क्या करें? बड़ी बात यह कि WHO कह रहा है कि अब तक भारत में कोरोना से लड़ाई के लिए भारत ने जिस तरह के उपाय किए हैं, जिस प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी को अपनाया है, इसी का नतीजा है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बाद, इतना बड़ा मुल्क होने के बाद भी कोरोना काबू में है। कोरोना के मरीजों की संख्या दूसरे मुल्कों के मुकाबले कम है। इंडिया ने कुछ हद तक ये वायरस को कंटेन किया हुआ है। जो नंबर ऑफ केसेस इंडिया में हम देख रहे हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा केसेस और कंट्रीज़ में हम देख रहे हैं। और ये इसलिए भी हो सकता है कि इंडिया का जो रिस्पांस था इस वायरस के प्रति, वो बहुत ही प्रोएक्टिव और अग्रेसिव रिस्पांस था। जैसे ही सबको मालूम चला कि कोरोना वायरस एक कंट्री में पाया गया है, इंडिया ने एकदम स्टेप्स उठाए जिससे कि वो इसको एड्रेस कर सके। ये बात सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही वक्त पर कोरोना के खतरे को पहचाना। ये दुनिया के दूसरे मुल्कों के सामने एक एग्जाम्पल बना।
सही वक्त पर लॉकडाउन का बड़ा हिम्मत वाला फैसला किया। देश भर में चीफ मिनिस्टर्स ने केंद्र सरकार का साथ दिया। मुख्यमंत्रियों ने पार्टी पॉलिटिक्स की परवाह किए बगैर कोरोना से लड़ने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। इसीलिए आज हमारे देश में कोरोना के मामले कम दिखाई दे रहे हैं। दुनिया के दूसरे मुल्क मदद के लिए नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहे हैं। बड़ी बात है कि इस मुश्किल वक्त में भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, पूरी दुनिया की मदद कर रहा है। यह हमारे गर्व की बात है। लेकिन हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज आज भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अफसर 24 घंटे काम कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी अफसर गलती कर देते हैं और ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में होती है। आजकल पूरे देश में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जिस तरह से IPS अफसर, IAS अफसर काम कर रहे हैं, उसकी पूरे देश में तारीफ हो रही है। जिस तरह से लोगों के घरों में खाना पहुंचा रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं। लेकिन कभी कभी गलतियां होती हैं तो पूरी की पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है। महाराष्ट्र के एक बड़े अफसर ने एक रईस परिवार के लोगों को खंडाला से महाबलेश्वर जाने की इजाजत दे दी लॉकडाउन के वक्त में। जब इस अफसर की परमिशन की चिट्ठी सामने आई तो महाराष्ट्र में सरकार को जवाब देना मुश्किल हो गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने होम डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल DGP अमिताभ गुप्ता को कंपल्सरी लीव पर भेज दिया। अमिताभ गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन और HDIL और DHFL जैसी कंपनियों के प्रमोटर वधावन परिवार को मुंबई से महाबलेश्वर जाने की इजाजत दे दी। इसके लिए एक स्पेशल लेटर इशू किया और यह सब लॉकडाउन के दौरान हुआ, पाबंदियों के दौरान हुआ। कपिल वधावन समेत 23 लोगों पर महाबलेश्वर पुलिस स्टेशन में भी मामला दर्ज किया गया है। हालांकि बीजेपी के नेता इस एक्शन से संतुष्ट नहीं है। महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे कि अमीरों के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। पुलिस की इजाजत से कोई महाबलेश्वर में छुट्टियां कैसे मना सकता है? यह संभव नहीं है कि एक सीनियर IPS अफसर इस तरह की बड़ी गलती करे और वो भी ये समझते हुए कि इसकी उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। किसके ऑर्डर से, किसकी कृपा से ऐसा हुआ? मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर से जवाब मांगा है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी कार्रवाई करते हुए वधावन परिवार की कई गाड़ियों को आज जब्त कर लिया। मुझे भी ये सुनकर हैरानी हुई जब महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या देश में सबसे ज्यादा है, जब उद्धव ठाकरे की सरकार हर संभव कदम उठा रही है, संघर्ष कर रही है, इसके बाद भी कोई अफसर किसी को ट्रैवल की परमिशन कैसे दे सकता है? और दूसरी बात है कि इस अफसर ने जो चिट्ठी लिखी उसकी भाषा भी सरकारी नहीं है। इस चिट्ठी में लिखा है कि वधावन परिवार मेरे परिचित हैं, करीबी हैं, इन्हें जरूरी काम से महाबलेश्वर जाना है, इसलिए इनकी मदद करें। अब इस तरह की भाषा कोई सरकारी अफसर कैसे लिख सकता है? मैं तो कहूँगा गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन आप कोई गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर कोरोना से बचना है तो इसका एक ही रास्ता है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, ये सब जानते हैं। ये भी जानते हैं कि रास्ता एक ही है, इसे फैलने से रोका जाए, और फैलने से रोकने का तरीका भी एक ही है कि कोरोना से इन्फेक्टेड किसी व्यक्ति से दूर रहा जाए। आजकल बहुत सारे लोग पूछते हैं ये कैसे पता चले कि कौन इन्फेक्टेड है, कौन पॉजिटिव है, किससे खतरा है, किससे दूर रहना है। इसके लिए सरकार ने एक मोबाइल ऐप डेवलप किया है। ये कोरोना वायरस के केसेस को ट्रैक करता है। अगर आपके मोबाइल फोन में ये ऐप डाउनलोडेड है और अगर आप गलती से भी किसी कोरोना पेशेंट के आसपास पहुंच गए तो ये ऐप आपको वार्निंग देगा। जो भी लोग किसी कोरोना पॉजिटिव के आसपास पहुंचेंगे सबको नोटिफिकेशन मिलेगा। यह आइडिया प्रधानमंत्री मोदी का है और इसका नाम है आरोग्य सेतु ऐप। इस ऐप के बारे में 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूं। ये ऐसा मोबाइल ऐप है जो कोरोना को फैलने से रोक सकता है। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो ब्लूटूथ और GPS की मदद से ये हर उस आदमी को ट्रैक करेगा जो आपके संपर्क में आएगा। अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उसने अपना केस रिपोर्ट किया हुआ है तो आपको सिग्नल मिलेगा।
सरकार कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति का पिछले 14 दिन का रियल टाइम सोशल ग्राफ निकाल सकती है और इसकी वजह से उसके आसपास जो लोग संपर्क में आए हों सबके बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन दे देगी। जो भी लोग उसके संपर्क में आए होंगे उनके बारे में पता चल जाएगा और ये सारे लोग मेडिकल हेल्प ले सकते हैं, अपना टेस्ट करा सकते हैं, खुद को क्वारंटीन कर सकते हैं बिना मुसीबत पैदा किए, बिना डॉक्टर्स पर हॉस्पिटल पर प्रेशर डाले अपने आप को बचा सकते हैं। मुझे तो आइडिया काफी अच्छा लगा, लेकिन इसका फायदा तभी होगा जब देश के ज्यादा से ज्यादा लोग इस ऐप को डाउनलोड करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले तक की फिगर्स मैंने देखी है, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं। एक दो बातें और आपको बता दूं, इस ऐप का डेटा सेफ है। सरकार सिर्फ उन लोगों का सोशल ग्राफ निकालेगी जो कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे। देश के करोड़ों लोगों को कोरोना वायरस से सावधान करने का ये एक अच्छा तरीका है। इसका सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त टेस्टिंग किया गया है, पूरी तरह से टेस्टिंग सिक्योर है। आपकी डाटा जो है, आपकी इंफॉर्मेशन जो है और लोगों की इंफॉर्मेशन जो है सिर्फ कोविड-19 डिजीज पे के बारे में यूज किया जाएगा सरकार से। आपकी टेलीफोन नंबर और नाम किसी को नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आपको बताने के लिए यूज किया जाएगा कि आप की हेल्थ की स्थिति क्या है अगर कोई पॉजिटिव पर्सन आपके पास आते हैं। आपकी प्राइवेसी भी पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा। ऐसी है कि ये जो डाटा आरोग्य सेतु से आती है पास वाले लोगों की, वो बहुत नज़दीक के लोगों से नहीं आती, एक इलाका से आती है। तो इसीलिए आपके घर में जो हो रही है, आसपास में जो हो रही है, उस लेवल के डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं जाती है, वो इलाके के लेवल पे जाती है। फाइनली सर्वेलेंस के बारे में साधारण बात यह है कि सरकार इससे न सर्वेलेंस कर रही है ना करेगी, और ये सिर्फ डाटा कोविड-19 के खिलाफ यूज किया जाएगा। विजय राघवन को ये बात इसलिए कहनी पड़ी कि कुछ लोगों ने ये फैलाना शुरू कर दिया कि सरकार इस ऐप का इस्तेमाल सर्वेलेंस के लिए, आपकी प्राइवेसी में दखल देने के लिए करेगी। उन्होंने साफ किया कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ कोरोना से है, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। असल में जिस व्यक्ति को कोरोना इन्फेक्शन होता है, कई बार उसे भी नहीं पता होता कि वो कोरोना का कैरियर बन गया है। लेकिन अगर आपने ऐप डाउनलोड किया हुआ है तो ये ऐप आपकी मदद करेगा, आपको बता देगा किस व्यक्ति से दूर रहना है। और एक बात और, ये मत सोचिए कि आप जवान हैं, हेल्दी हैं, इसलिए आपको कोरोना इन्फेक्शन नहीं होगा। यंग लोगों को ये ऐप जरूर डाउनलोड करना चाहिए अपने स्मार्टफोन पे, क्योंकि आज अमेरिका से मुझे एक बड़ी बात पता चली। वो ये कि यहां 50 साल से कम उम्र के 759 लोगों की मौत हो चुकी है। मतलब ये, इस बात में कोई दम नहीं है कि कोरोना वायरस केवल बीमार या बूढ़े लोगों को अपना शिकार बनाता है। अमेरिका में 20 साल से कम उम्र के 45 लोगों की मौत हुई है, 20 और 30 की बीच के उम्र के 190 और 30 से 40 साल की उम्र वाले 305 लोग कोरोना के शिकार बने हैं। हमारे अपने देश में जितने पॉजिटिव केसेस हैं, मैं आज की फिगर्स आपको बता रहा हूं, उनमें 42% ऐसे हैं जो 21 से 40 साल की एज ग्रुप में हैं। 9% ऐसे हैं जो इनकी उम्र 20 साल तक की है, और 33% 41 से 60 साल की उम्र के, 60 से ऊपर की उम्र के 17% लोग हैं। तो मेरा कहना है कि इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि मैं तो नौजवान हूं, मैं तो फिट हूं, हेल्दी हूं, मेरा कोरोना क्या बिगाड़ेगा, मैं घर में क्यों रहूं। कोरोना किसी का कहीं भी, कभी भी, कैसे भी बिगाड़ सकता है, इसलिए घर में रहिए। आज की बात में मुझे इतना ही कहना था।